हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, क्योंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, ये जनता से छल करना बंद कर दीजिए। जब जब जनता छल को बनाती है तब तक अभी भी कहता है कि मजबूत कानून ला रहे हैं, 2 साल से आप नहीं सुन रहे हैं। आखिर क्यों अलग राज्य बनने के 24 साल बाद भी उत्तराखंड का सत्ता पक्ष मजबूत भू कानून लाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ लोग इन्हीं मांगों के लिए सड़कों पर उतरे हैं? अब इस सवाल का जवाब आपको राज्य निर्माण के समय में जाकर मिलेगा। दरअसल जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जन्म हुआ तो दोनों ही राज्यों में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। दूसरे प्रदेश के लोगों ने इन दोनों ही राज्यों में धड़ल्ले से जमीन खरीदनी शुरू कर दी। 1971 में हिमाचल राज्य बनने के महज 1 साल के भीतर यहाँ जमीन खरीदने वालों का तांता लग गया। औने पौने दाम में जमीनें बिकने लगी और कुछ इसी तरह जब 2000 में उत्तराखंड बना तो यही हाल यहाँ भी हुए। दोनों ही हिमालयी राज्य थे और यहाँ जमीन खरीदने पर रोक लगानी इसलिए जरूरी थी ताकि पूरा प्रदेश बिक ना जाए। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री यशवंत परमार ने राज्य मिलने के महज 1 साल बाद एक ऐसा नियम लाया कि आज तक भी कोई बाहरी हिमाचल में जमीन आसानी से नहीं खरीद सकता। सिर्फ यही नहीं, यहाँ की कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस भी शामिल है, इस नियम को बदलने की हिम्मत भी नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की पहली नवनिर्वाचित सरकार को जब एहसास दिलाया गया कि ये बेरोक टोक जमीन खरीद रुकनी चाहिए तो नारायण दत्त तिवारी सरकार ने एक अध्यादेश लाया। हिमाचल की तर्ज पर इसमें भी कड़े प्रावधान किए गए, लेकिन इसका विरोध शुरू हुआ और अध्यादेश में संशोधन कर उसे हल्का कर दिया गया और अध्यादेश से संशोधन का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि यहाँ जमीन खरीदना मुश्किल होने की बजाय आसान से आसान होता गया। और नौबत आज ये आ गई है कि एक तरफ लोग खुद बाहरियों को जमीन बेचने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जल्द मजबूत भू कानून लाने की बात कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तराखंड में आखिर ये नौबत आई क्यों? कैसे हिमाचल प्रदेश का कानून इतना मजबूत बना और हमारा इतना कमजोर कैसे हुआ? कैसे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से यहाँ भू कानून को कमजोर करने का एक अनवरत सिलसिला शुरू कर दिया गया? और आखिर क्या है वो भू कानून जिसमें बदलाव की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं? सीएम धामी ने कहा कि अगले बजट सत्र में कानून लाया जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्यों उत्तराखंड के हिसाब से ये सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी और समझेंगे कि एक मजबूत भू कानून के लिए उत्तराखंड में सरकार को क्या करने की जरूरत है। विश्लेषण के इस एपिसोड में विस्तार से जानेंगे कि उत्तराखंड का आदर्श भू कानून कैसा होना चाहिए और उनको भी जवाब देंगे जो अक्सर ये कहते हैं कि उत्तराखंड भारत का हिस्सा है तो यहाँ जमीन खरीद पर प्रतिबंध की बात क्यों की जाती है। इस एपिसोड में भू कानून से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन या सवाल बिना जवाब के ना रहे। तो चलिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भू कानून को समझने की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के लिए एक आदर्श भू कानून कैसा होना चाहिए, उस पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में भू कानून को कैसे मजबूत से कमजोर करने का काम किया गया। जब उत्तराखंड अलग राज्य बना भी नहीं था तब से ही यहाँ पर एक मजबूत भू कानून लागू किए जाने की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन 2000 में जब यहाँ पहली अंतरिम सरकार बनी तो उसने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में जमीनें औने पौने दाम पर बिकने लगी। फिर 2002 में जब नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में सरकार बनी तो मजबूत भू कानून की आवाज और बुलंद हो गई। लोगों ने कहा कि ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो पूरा उत्तराखंड बिक जाएगा। दबाव में आकर एनडी तिवारी सरकार ने 2003 में एक अध्यादेश लाया।
तिवारी सरकार ने उत्तरांचल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अध्यादेश 2003 में जारी किया। इसमें व्यवस्था की गई थी कि कृषि भूमि अकृषक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड की कृषक जमीन अकृषक व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती है। इसने बाहरियों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदना लगभग नामुमकिन सा कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा। जैसे ही अध्यादेश आया तो इस पर बवाल हो गया। बवाल होने के बाद 2003 में विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने बड़ी ही चालाकी से इसमें धारा 2 जोड़ दी। इसमें कहा गया कि ये कानून नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद में आने वाले क्षेत्रों के अलावा पूरे उत्तरांचल पर लागू होगा। ये भी कहा गया कि समय समय पर निगम, नगर पंचायत और छावनी में जोड़े जाने वाले क्षेत्र भी इसके दायरे में शामिल होंगे। इस तरह विजय बहुगुणा कमेटी ने सबसे बड़ा लूप होल छोड़ दिया था। इस लूप होल के बावजूद ये कानून पूरी तरह अपंग नहीं किया गया था। इसमें व्यवस्था की गई कि कोई भी बाहरी व्यक्ति 500 वर्ग मीटर जमीन ही उत्तराखंड में खरीद सकता है। तय किया गया कि ये जमीन भी सिर्फ आवासीय उद्देश्य के लिए एक बार खरीदी जा सकती है और जमीन खरीदने के बाद भी वो व्यक्ति उत्तराखंड का भूमिधर नहीं माना जाएगा। फिर 2007 में खंडोड़ी सरकार ने 500 वर्ग मीटर की शर्त को 250 वर्ग मीटर कर दिया। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जब 2007 में संशोधन किया गया तो ये भी शर्त लगा दी गई कि जो व्यक्ति 12 सितंबर 2003 से पहले यहाँ का खातेदार नहीं है या फिर उत्तराखंड में किसी अचल संपत्ति का स्वामी नहीं है, वो अपने और अपने परिवार के आवासीय प्रयोजन के लिए 250 गज जमीन ले सकता है। उससे ज्यादा जमीन लेने पर अनापत्ति लेने की शर्त लगा दी गई। इस संशोधन में परिवार की परिभाषा भी बदल दी गई। जहां पहले परिवार में पति पत्नी और नाबालिग संतानें शामिल थीं, वहीं नए संशोधन में माता पिता और अविवाहित पुत्रों को भी शामिल कर लिया गया। त्रिवेंद्र सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2017 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम व्यवस्था 1950 में बदलाव किया था। अब धामी सरकार उसकी समीक्षा करने जा रही है। धामी सरकार ने कहा है कि समीक्षा के बाद इसके प्रावधान हटाए जाएंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के लिए 12.5 एकड़ की सीलिंग हटा दी थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने की बात कही है। लेकिन इस दौरान भी वो धारा 2 नहीं हटाई गई जो 2003 में जोड़ दी गई थी। चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे पर खूब वोट मांगा। बीच में भू कानून को लेकर थोड़ा बहुत चहल पहल रही, लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इस बीच कई जगहों पर जमीन की खरीद फरोख्त की खबरें आई, लेकिन मौजूदा नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। 2017 में फिर बीजेपी की सरकार आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने धारा 2 का सबसे पहले फायदा उठाया। तत्कालीन सरकार ने राज्य के 13 में से 12 जिलों के 385 गांवों को नगर निकायों में शामिल कर दिया और इस तरह इन गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त का रास्ता खुल गया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत यहीं तक नहीं रुके। 2018 में उन्होंने यूपी जमींदारी कानून में संशोधन किया और भूमि खरीद की सीमा ही खत्म कर दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कृषक जमीन का भू उपयोग बदलना भी आसान कर दिया। ये संशोधन ये कहकर किए गए कि ये पहाड़ में उद्योग धंधों के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें नियम किए गए कि कोई कृषक भूमि खरीदे या बेचे, अलग से प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। उद्योग धंधों के लिए खरीदे जाते ही वो जमीन गैर कृषि हो जाएगी। इसके साथ ही कानून में धारा 154(2) जोड़ी गई और इसी धारा के साथ उत्तराखंड में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई। बाहरी व्यक्ति अब कहीं भी राज्य में जमीन खरीद सकता था। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने राज्य बनने से जारी भूमि की खरीद फरोख्त को जैसे बूस्टर डोज दे दिया। इन संशोधनों के बाद उत्तराखंड एकमात्र ऐसा हिमालयी राज्य बन गया जहां की जमीन कोई भी खरीद सकता है। भले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए इन संशोधनों को किया हो, लेकिन राज्य में इन संशोधनों की आड़ में जमीनों की लूट खसोट शुरू हो गई। अब तक उत्तराखंड में मूल निवासियों के हकों की जो आवाज कम सुर में आ रही थी, उसे अब तेजी मिल गई और मूल निवास और भू कानून के लिए नए सिरे से आंदोलन शुरू हो गया।
यही वो संशोधन है जिनको बदलने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। लेकिन क्या सिर्फ इन संशोधनों में बदलाव करने से दिक्कतें दूर हो जाएंगी? क्या उद्योग धंधों के लिए ये संशोधन जरूरी थे? इन सवालों का जवाब आगे लेते हैं, लेकिन पहले सीएम धामी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूर कहा है कि वो भू कानून को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के आम लोगों को जैसे अब इस पर भरोसा नहीं हो रहा। यही वजह है कि 27 सितंबर को सीएम धामी के आश्वासन के बावजूद 29 सितंबर को ऋषिकेश में हुई रैली में अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार पर यह भरोसा डगमगाने की वजह भी है। पुष्कर सिंह धामी जब से कार्यकाल में हैं, उन्होंने लगातार मजबूत भू कानून लाने की बात दोहराई है। उन्होंने बाहरियों के जमीन खरीदने पर रोक भी लगाई थी, लेकिन इन छुटपुट घोषणाओं के अलावा अब तक एक मजबूत भू कानून का प्रारूप जनता के सामने उन्होंने नहीं रखा है। खैर, उत्तराखंड का मजबूत और आदर्श भू कानून कैसा होना चाहिए उसका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल का जवाब लिए चलते हैं कि क्या उत्तराखंड में उद्योग धंधों को लगाने के लिए जमीन की बेरोक टोक खरीद फरोख्त का रास्ता खोलना जरूरी है? तो जवाब हिमाचल के पास है। उत्तराखंड में अगर हिमाचल प्रदेश की तरह भू कानून लाने की मांग उठाई जा रही है तो उसकी यही एक वजह है, और इस वजह को समझने के लिए हमें हिमाचल के भू कानून के नियम अच्छे से समझने होंगे। हिमाचल में अगर आज भी वहां की जमीन बाहरियों के हाथ नहीं गई है और वहां लगातार बागवानी फल फूल रही है, तो इसकी वजह यहाँ का मजबूत भू कानून जो राज्य बनने के महज 1 साल बाद ही ला दिया गया था। यहाँ के कानून में अनुच्छेद 371 सबसे मजबूत कड़ी है। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को, खासकर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को विशेषाधिकार देता है। इसके तहत ये राज्य में अपनी जमीन और संस्कृति संरक्षण के लिए नियम बना सकते हैं। इसमें फिलहाल उत्तराखंड शामिल नहीं है। अब क्यों नहीं है उसके लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हिमाचल में जो मजबूत भू कानून है वो इसी अनुच्छेद की वजह से है। हिमाचल प्रदेश ने अनुच्छेद 371 के तहत द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 लागू किया था। इस कानून के तहत जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत हिमाचल में बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। हिमाचल के कानून में इसके लिए सेक्शन 118 जोड़ा गया है। इसके मुताबिक हिमाचल का नागरिक किसी गैर हिमाचली को जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता। गिफ्ट और लीज के तौर पर भी गैर हिमाचली को वो जमीन नहीं दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, हिमाचली व्यक्ति वसीयत में भी एक गैर हिमाचली को जमीन नहीं दे सकता। अगर आप थोड़ी चालाकी करते हैं और किसी हिमाचली के नाम पर जमीन खरीदते हैं तो भी वो जमीन आपकी नहीं होगी। अगर आप एग्रीमेंट बनाकर और पैसे देकर भी जमीन खरीदते हैं तो भी वो मान्य नहीं होगा, बल्कि उल्टा गैर हिमाचली का एग्रीमेंट बनाकर जमीन खरीदना बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी गैर हिमाचली यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हिमाचल का व्यक्ति यहीं के कृषक को जमीन बेच सकता है और जमीन खरीदने के लिए एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट भी हासिल करना होगा। अगर तहसीलदार, नायब तहसीलदार लिख कर देते हैं कि यह व्यक्ति हिमाचल का एग्रीकल्चरिस्ट है और हिमाचल प्रदेश में कृषि करता है, तो ही उसके लिए कुछ सीमित जमीन खरीदना संभव होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन बाहरियों के लिए जमीन खरीदने के लिए नियम कड़े किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी हिमाचली की बेटी किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो बेटी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। लड़की चाहे तो इस प्रॉपर्टी या जमीन को अपने कानूनी वारिस जैसे पति या बच्चों
प्रदेशों को दे सकती है। सालों से हिमाचल में मजदूरी करने वाले मजदूर को सरकार की परमिशन के साथ सिर्फ घर बनाने के लिए जमीन मिल सकती है। अब सवाल जो हमने उठाया था कि क्या उद्योग धंधों के लिए भू कानून के नियम हल्के करना जरूरी है, तो जवाब है नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी कई उद्योग धंधे लगे हुए हैं और यहाँ उद्योग धंधों के लिए जमीन देने के लिए सरकार के पास विशेषाधिकार हैं। हालांकि इसके लिए भी सरकार को एक वैलिड रीजन देना होता है, मतलब उसे बताना होता है कि वो अगर किसी कंपनी को जमीन दे रही है तो उसका क्या उद्देश्य है। हिमाचल के यही नियम है कि यहाँ की कोई भी सरकार इसमें बदलाव की हिमाकत भी नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई कोशिश होती है तो उसका पुरजोर विरोध शुरू हो जाता है और सरकार को झुकना पड़ता है। हिमाचल बताता है कि अपनी जमीन की रक्षा करते हुए उद्योग धंधे लगवाए जा सकते हैं, और याद रहे कि इतने सख्त नियमों के बावजूद हिमाचल उत्तराखंड से कई मामलों में आगे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के कानून में लूप होल नहीं है, लेकिन काफी कम। अब क्यों और कैसे सीएम धामी का अगले साल मजबूत भू कानून लाने का वादा सिर्फ एक खाना पूर्ति होगा, उसके भी तर्क आगे बताएंगे, लेकिन पहले उन्हें जवाब दिए चलते हैं जो कहते हैं कि एक भारतीय नागरिक को देश में कहीं भी जमीन खरीदने का अधिकार है, फिर क्यों उत्तराखंडी इसका उल्लंघन कर रहे हैं और क्यों ये लोग बाहरियों को यहाँ जमीन खरीदने से रोक रहे हैं, जबकि ये खुद बाहर रह रहे हैं और वहां जमीन खरीद रहे हैं। इस सवाल का जवाब है देश में बनी ही एक व्यवस्था में। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि उत्तराखंडी खुद दूसरे शहरों में बसे हुए हैं, कई उत्तराखंडी दूसरे राज्यों में जमीनें खरीद चुके हैं, फिर उत्तराखंड में बाहरियों को जमीन खरीदने पर रोक क्यों। जो लोग भी ये तर्क देते हैं वो हिमालय और हिमालयी राज्यों की संरचना को नहीं समझते। इन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि देश के जितने भी हिमालयी राज्य हैं वहां पर बाहरी जमीन नहीं खरीद सकते। ये नियम खुद सरकारों ने बनाए हुए हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा हिमालयी राज्य है जहां लोगों को इन नियमों को लागू करने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत में कुल 13 हिमालयी राज्य हैं। इन 13 में से उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में भूमि खरीद को लेकर कड़े नियम है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी गैर निवासी यहां आसानी से जमीन ना खरीद सके। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों बाहरी लोगों को उत्तराखंड या दूसरे किसी हिमालयी राज्य में जमीन खरीदने नहीं दी जाती। तो उसका जवाब यह है कि पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों की जोत काफी सीमित होती है। आशंका ये रहती है कि बाहरी लोग जो पैसे वाले हैं वो यहाँ आकर जमीन खरीद लेंगे और यहाँ के मूल निवासी उनके खेतों में मजदूर भर रह जाएंगे। पहाड़ी राज्यों का मूल निवासी मजदूर ना बन जाए, इसीलिए उन्हें संरक्षित किया गया है। इन राज्यों की संस्कृति, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के संरक्षण के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब सीएम धामी ने घोषणा की है कि अगले बजट सत्र में वो मजबूत नियम लाए जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ भूमि खरीद की सीमा घटा बढ़ा देने से भू कानून मिल जाएगा, और क्या सिर्फ बाहरियों के हाथ जमीन बेचने से रोकने वाला कानून ही हमारे लिए काफी है? तो जवाब है नहीं। क्यों, वो भी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भले ही जमीन बिक्री के पुराने प्रावधानों की जांच पड़ताल और नियम बदलने की बात कही है, लेकिन ये काफी नहीं है। उत्तराखंड में भूमि खरीद की सीमा कम करने से बहुत कुछ नहीं बदलने वाला। उत्तराखंड को एक विस्तृत और गहन अध्ययन किए जाने के बाद मजबूत और आदर्श भू कानून दिया जाना चाहिए, और यह भू कानून हिमाचल जैसा भी नहीं हो सकता। हाँ, हिमाचल जैसे प्रावधान इसमें शामिल जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन उसके जैसे उत्तराखंड का भू कानून भी नहीं बनाया जा सकता। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों पहाड़ी राज्य भले ही हैं, लेकिन इनकी दिक्कतें काफ़ी हद तक अब अलग हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड के मुकाबले रोजगार, पलायन और खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। यहाँ बागवानी का कारोबार काफ़ी फला फूला है। वहीं उत्तराखंड में पलायन घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है।
यहाँ पर लोगों की जमीन जंगल बनती जा रही है, खेती से लोग दूर हो चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड का भू कानून इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। अब उत्तराखंड के भू कानून में क्या क्या जोड़ने और ध्यान रखे जाने की जरूरत है वो भी देख लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के लॉयर चंद्रशेखर करगेती ने डाउन टू अर्थ से बात करते हुए कहा कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जो बाहरियों को कृषि जमीन आसानी से बेच देता है, और ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ की कृषि भूमि अब 14% से भी कम है। ऐसे में इस पर सबसे पहले रोक लगानी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत ने एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कहा कि दोबारा सेटलमेंट होना चाहिए, अच्छी जमीनें गांव वालों को दे दी जाएं और 400-500 गांव जो खराब हो रहे हैं, जहां जमीनें डिग्रेड हो रही हैं, वो वन विभाग को सौंप दी जाए। वो कहते हैं कि पलायन आयोग तो सरकार ने बनाया, लेकिन बेहतर होता कि जमीनों का भी डेटा तैयार किया जाता। किस गांव में कितनी जमीन आबाद है वो तो पता होना ही चाहिए। दरअसल 1960 के बाद से उत्तराखंड की जमीन का कोई पुख्ता डेटा तैयार नहीं किया गया है। 14% कृषि भूमि का जो आंकड़ा आता है वो भी पुराना है, और कई जानकार मानते हैं कि अब ये कृषि भूमि सिर्फ 4% पर आ गई है। इतिहासकार शेखर पाठक कहते हैं कि राज्य सरकार के पास तो ये भी जानकारी नहीं है कि पिछले 60 सालों के भीतर यहाँ की कितनी जमीन गैर कृषि हो गई है। सरकार को चाहिए होगा कि सबसे पहले वो उत्तराखंड की जमीन की मौजूदा सूरत का हाल जाने और उसी आधार पर फिर आगे के नियम बनाए। हिलमेल मीडिया पोर्टल से बात करते हुए हमारा उत्तराखंड मंच के अध्यक्ष रणवीर सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड का भू कानून हिमाचल के पैटर्न पर हो। वो बताते हैं कि हिमाचल में अगर कोई बाहरी जमीनों पर काम शुरू करता है तो वहाँ सब जॉइंट वेंचर में होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े लोगों को सुदूर इलाकों में नियमों के तहत सिर्फ उद्योग धंधों के लिए जमीन दी जाती है, इससे वहाँ विकास होता है। ऐसे में वहाँ से पलायन भी नहीं होता, वहाँ लोग वापस लौटते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी इस दिशा में अब सोचना होगा। वहीं मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह कहते हैं कि उत्तराखंड के भू कानून में चकबंदी की शर्त शामिल करना अनिवार्य है। वो कहते हैं कि चकबंदी कानून राज्य में बना है, चकबंदी लागू होती है तो हमारे 2 खेत भी अगर एक जगह मिल जाएंगे तो वहां पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं, बागवानी की जा सकती है और रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि गांव में जो जमीनें बंजर हो चुकी हैं उन्हें पंचायत के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि पंचायत उन जमीनों को बांटकर उन पर बाग बगीचे बना सकती है। वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लोगों के लिए जमीन ही सबसे बड़ी पूंजी होने वाली है। हिमांतर पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर शेखर पाठक कहते हैं कि उत्तराखंड में नया और सशक्त भू कानून आज की परिस्थितियों के हिसाब से लाया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो मौजूदा दौर में लागू भू कानून के काले कानूनों को निरस्त कर दे। सरकार भूमि का बंदोबस्त करे, लगातार घटती कृषि भूमि में वृद्धि करने की जरूरत है। सीलिंग की जमीनों का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए और जिन जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा है उनको सरकार अपने कब्जे में ले और उन पर एक्शन लिया जाए। शेखर पाठक कहते हैं कि ये नियम उत्तराखंड की जमीन बचाने के लिए ही नहीं बल्कि हिमालय को बचाने के लिए भी जरूरी हैं। उत्तराखंड को एक मजबूत भू कानून की जरूरत है तो जो दूसरे हिमालयी राज्यों की तरह ही सख्त और यहाँ के हितों की रक्षा करने के साथ ही यहाँ पर रोजगार और स्वरोजगार के मौके तैयार करने वाला भू कानून हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर आंदोलनकारी, सबको ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ बाहरियों से जमीन को बचाने के लिए बल्कि उत्तराखंड की जमीन को फलने फूलने के लिए भी भू कानून की जरूरत है और यह सिर्फ 1-2 शर्तें जोड़ तोड़कर नहीं हो सकता। इसके लिए सरकारों को ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, लेकिन क्या सरकारें ये ईमानदारी दिखाएंगी? ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि राज्य की सरकारों से आपको क्या उम्मीदें हैं। आपके मुताबिक उत्तराखंड के भू कानून में कौन कौन से प्रावधान जोड़े जाने चाहिए? आपके सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही जरूर बताएं कि विश्लेषण का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। कोई सवाल या फीडबैक हो तो जरूर दें। साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तथ्यपरक रिपोर्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।